नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन प्रश्न और वो सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि 4 तारीख में आपका टीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम लगा हुआ है और हमने असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के एग्जामिनेशन में देखा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है, उन्होंने इन दोनों एग्जाम में जो ट्रेडिशनल पैटर्न आता था, मतलब परंपरागत आता था कि एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा रहता था और एक एक शब्द या दो दो तीन तीन शब्दों के क्वेश्चन के आंसर लिखे रहते थे और हम लोग सडनली आंसर कर देते थे और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते थे। मगर जब नया ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिला और नए ट्रेंड में हम लोगों ने प्रवेश किया तो ये देखा कि पीजीटी का एग्जामिनेशन जो 2022 वाला 2026 में भी हुआ और उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, वो 3 पैटर्न में क्वेश्चन दिए। पहले क्वेश्चन उन्होंने एनालिटिकल दिए, यानी आपको जब तक अपने सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है तब तक आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अभी क्या है कि अगर आप अमीबा है तो अमीबा के बारे में पूरी जानकारी हो तभी आंसर कर सकते हैं। दूसरा, आप जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे वो मैचिंग वाले थे और मैचिंग वाले क्वेश्चन तभी आप मिला सकते हैं जब आपको अपने विषय वस्तु पर यानी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी हो। तीसरे प्रकार के जो हमें क्वेश्चन उसने दिखाए और वो थे एसर्टेशन और रीजन वाले, अभिकथन और रीजन यानी कारण वाले, जिसमें भी आपकी अगर सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है तो एक भी क्वेश्चन आप लेफ्ट राइट नहीं कर सकते। तो मतलब कुल मिलाकर आयोग ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अब शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, अच्छा, परंपरागत चीजों में और बदलाव भी किया। परंपरागत चीजों में बदलाव क्या किया, वो सबसे बड़ा जो बदलाव किया है वह यह बदलाव है कि परंपरागत में यह बदलाव किया कि अभी पहले क्या होता था कि कुछ चीजें हम सब्जेक्ट में पढ़ लेते थे और बाकी छोड़ देते थे। अभी वो उसने कहा है कि सारी चीजें पढ़नी है। अभी क्या था, पहले ए बी सी डी इस प्रकार के 4 सेट बनते थे कि आपको ए मिल गया, आपके पीछे वाले को बी और उससे पीछे सी, फिर डी, फिर ए बी सी डी। अब उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन पेपर वही रहता है, आप में उसी क्वेश्चन का आंसर ए सही है तो दूसरे वाले में सी सही है, तीसरे वाले में डी सही है और रैंडमली क्वेश्चन होते हैं। तो एबीसीडी वाला लफड़ा खत्म हो गया। ओपन आंसर की आती थी और तो ओपन आंसर की आनी बंद हो गई है। अभी क्या है कि आप जब आंसर की जारी करेंगे और तब क्या करेंगे, वो आपसे ये कहेंगे कि एक वो मास्टर की दे देंगे, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे और उसको सॉल्व क्वेश्चन पेपर डाल देंगे। अब अपने पेपर से मिलाने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे जब आप लगेंगे तब मिला पाएंगे। पूरे क्वेश्चन एक एक पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ने, ऑप्शन पढ़ के सही करना है। तो सारी चीजें बदल रही हैं, तो अब हम लोगों को भी उसी माइंड मेकअप के साथ आना है। अब चूंकि लगभग 2 से 3 दिन 4 दिन का समय बचा है, तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा और वही आप तरीका अप्लाई करिएगा जो मैं बार बार बताता हूं कि पहले सरल क्वेश्चन जितने आ रहे हो पहले उनको तुरंत करें, सरल क्वेश्चन को पहले टारगेट करें, जिससे सरल वाले पहले कर लेंगे तो वो श्योर हो जाएंगे। फिर जो कठिन क्वेश्चन है उनको बाद में करें। जो कठिन क्वेश्चन है, ये तरीका हमने आपको मल्टीपल टाइम बताया है, एक बार नहीं, तो लोग हमें सीरियस ले नहीं रहते और फिर जब उनके क्वेश्चन छूटे तो फिर वो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि सर अब ये दिक्कत है, हमारे क्वेश्चन छूट गए सर, अब हम क्या करें। तो हमने कहा भाई अब क्या कर सकते हैं, जब बताया तब सुना नहीं। हमने कहा था जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उनमें स्टार लगाइए, फट से आगे बढ़ जाइए। तो सरल वाले पहले करेंगे और क्वेश्चन इधर सॉल्व करें उधर गोला करें। जैसे मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व किया 1 नंबर, तो यहाँ सॉल्व किया और यहाँ हम तुरंत अपनी वो एमआर में गोला करें जिससे टाइम टूटे ना। ठीक है, फिर जिन क्वेश्चनों में स्टार लगाया बाद में पन्ने पलट के स्टार वाले करना शुरू करें। स्टार वाले वही क्वेश्चन होंगे जो कठिन होंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज के जो टॉपिक लिए हैं, हमने 3 टॉपिक लिए हैं। जेनेटिक्स लिया है, बायोटेक्नोलॉजी लिया है और उसके अलावा साइकोलॉजी। 3 टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ हैं और ये पूरा प्रैक्टिस सेट है जो हमारे फ्रीडम प्रैक्टिस बैच में गया है। हमने अपने पूरे तौर तरीके ही बदल दिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर नजर डालते हैं। कहता है गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। वन इज लेबल्ड एज एसर्सेशन एंड अदर इज रीजन, मतलब उसने अभिकथन दिया है और उसका रीजन दिया है। अभिकथन दिया है और रीजन दिया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इन दोनों को, अभिकथन और रीजन। तो ये अभिकथन में हमें क्या कह रहा है, लाइसोसोम आर ऑफ्टन रिफर्ड टू
एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। वो कह रहा है लाइसोसोम अक्सर कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वो कहता है कि लाइसोसोम को हम प्राय आत्महत्या की थैली कहते हैं। उसने उसका रीजन दिया, ऐसा क्यों कहते हैं, तो कहता है दे कंटेन हाईली एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट द इंटायर सेल ऑफ इफ द मेम्ब्रेन ब्रेक्स। ये कहता है इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और जैसे ही ये फटता है तो पूरी कोशिका को डाइजेस्ट कर देता है या पूरी कोशिका को मार देता है या पूरी कोशिका को पचा देता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो दोनों के दोनों सही हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये आप सब जानते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। ये तभी होता है जब कोशिका में कोई संक्रमण हो जाता है, वो सही नहीं हो रहा होता है, तो बॉडी क्या करती है, उस सेल को नष्ट कर देती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, दोनों सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? ए, यानी आर ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। मैच वाला क्वेश्चन है। मैच लिस्ट फर्स्ट, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स दिए हैं, लिस्ट सेकंड में फंक्शन दिए हैं और हमें दोनों को मैच कराना है। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? न्यूक्लियोलस केंद्रिका का कार्य क्या होता है? तो आर राइबोसोम का, या आर आरएनए बोल सकते हैं, आर आरएनए का निर्माण करना, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना। तो इसमें दिया है आर आरएनए की सिंथेसिस। तो पी में कौन आएगा? पी में फर्स्ट आएगा। सेंट्रोसोम का काम क्या है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। जब आपने देखा होगा सेल डिवीजन होता है या कोशिका विभाजन होता है, उस समय जो स्पिंडल, जैसे ये कोशिका है तो यहां आप देखते हैं कि इस तरह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये स्पिंडल फाइबर से, इनको क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। तो ये बनाता कौन है? तो ये बनाता है सेंट्रोसोम बनाता है। कौन? सेंट्रोसोम। तो हमारा क्यू में कौन सही होगा? तो क्यू में सही होगा फर्स्ट। फोटो रिस्पिरेशन में कौन भाग लेता है? पेरोक्सीसोम। देखिए, तीन सेल ऑर्गेनल्स फोटो रिस्पिरेशन में भाग लेते हैं, माइटोकाइंड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम। तीन सेल ऑर्गेनल्स में भाग लेते हैं। तो यहां चूंकि पेरोक्सीसोम दिया है तो फोटो रिस्पिरेशन में, तो पेरोक्सीसोम किस में भाग लेता है? फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी प्रकाश श्वसन में पार्टिसिपेट करता है। कौन करता है? तो पेरोक्सीसोम। तो अच्छा, ये पहले डिक्टियोसोम है। और डिक्टियोसोम क्या करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो डिक्टियोसोम पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पदार्थों की पैकेजिंग करता है। तो आर में होगा 4 नंबर और यस में होगा 4 नंबर। तो यस में 4। P1144, नहीं नहीं, 4 कहाँ आएगा? आर में क्या आएगा? आर में आएगा 4, ठीक है। और यस में कौन आएगा? यस में आएगा 3। और क्यू में कौन आएगा? क्यू में आएगा फर्स्ट। और पी में कौन आएगा? पी में आएगा 2। सही कर लीजिएगा। 2 1 क्या आएगा? 2 1 3 4। 2 1 3 4 ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 2, क्यू में कौन है? क्यू में है 1। 2 1, ठीक है। 2 1, 2 1, हाँ। और 4, यस में गड़बड़ आ रहा है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। न्यूक्लियोलस आरआर नहीं करता है, सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर बनाता है और डिक्टियोसोम पैकेजिंग करता है, पेरोक्सीसोम फोटो रेस्पिरेशन करता है। देख लेते हैं। पी क्यू आर एस दिया है, यहां लिख लेते हैं। पी क्यू आर एस। तो पी में क्या दिया हुआ है? पी में हमें दिया हुआ है डिक्टियोसोम। तो पी में आएगा 2। सेंट्रोसोम 1। अच्छा, आर में क्या दिया हुआ है? आर में दिया है पैकेजिंग 4। यस में क्या दिया है? 3। 2 1 4 3, पीक्यू। 2 1 4 3, ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, हाँ सी सही होगा, बिल्कुल सही, सी वाला सही होगा। ठीक है।
हाँ, ऐसे ही ध्यान रखना, ये इसलिए होता है ना, क्वेश्चन इतने लंबे हैं। यहाँ एक बड़ी समस्या है, वो आप कहेंगे सर आपका क्वेश्चन इतने लंबे हैं कि देखिए एक पेज का यहाँ से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन पूरे पेज में खत्म हो रहा है। तो जो स्क्रीन है वो एक लिमिट भर है, अगर हम इसको शॉर्ट कर देंगे, ज्यादा हम छोटा कर देंगे, मान लो ऐसा कर देंगे, तो आपको दिखाई नहीं देगा, आप कहेंगे सर बहुत छोटा है, या तो इतना कर लेते हैं, इतना ही कर लेते हैं। तो इस वजह से बार बार देखना पड़ता है कि आपको प्रॉपर दिखाई दे, और यही कंडीशन एग्जाम में भी होती है। ठीक, अब देखिए यहां उसने एबीसीडी वाले क्वेश्चन में नहीं दिया, पी क्यू आर एस दे दिया। कहीं कहीं एबीसीडी दिया रहता, ए पे ये, बी में ये, तो ए बी क्वेश्चन आते हुए और हम लोग आंसर गलत कर जाते हैं। और आज ही हमारे ऐप को डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और हमारे साथ जुड़ें। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी या एलटीजीआईसी आदि में सिलेक्ट हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द ऑर्गेनेल्स कॉन्स्टिट्यूट द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इन द यूकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक समूह एक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतः झिल्ली तंत्र यानी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है? कौन बनाता है? देखिए यहाँ ऑप्शन उसने टेंशन वाले दिए हैं। यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिया है। यहाँ दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल दिया है। यहाँ न्यूक्लियस दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकांड्रिया और लाइसोसोम दिया है। नेक्स्ट में दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो कौन बनाता है? तो ऑप्शन इसको हम कौन सा करेंगे? तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही करेंगे। कौन सा सही करेंगे? डी। कौन कौन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल यानी रिक्तिका, ये सब मिलकर एक पूरा का पूरा एक तंत्र निर्माण करते हैं। उस तंत्र को इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब बिल्कुल जो आएंगे क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आएंगे, इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, बहुत ब्रॉड आएंगे, चार चार चीजें समाहित करते हैं। अब देखिए उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे देता, काम चल जाता, उसने और भी सब जोड़ के रखे हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वही कह रहा है अभिकथन दिया है और हमें सही करना है क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमें अभिकथन दे रहा है, कहता है टेस्ट क्रॉस इज कॉमनली यूज द डिटरमाइन द अननोन जीनोटाइप एंड इंडिविजुअल शोइंग ए डोमिनेंट ट्राइट। कहता है प्रभावी लक्षण दिखाने वाले किसी जीव के अज्ञात जीन रूप, मतलब कोई जीव है और हमें नहीं मालूम कि इसका जीनोटाइप क्या है यानी इसके जीन्स क्या है, का पता लगाने के लिए आमतौर पर हम लोग टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसके जीन्स कैसे हैं। फिर उसने रीजन दिया, कारण दिया। कहता क्या? कहता इन टेस्ट क्रॉस द इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। कहता है कि इसमें हम क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस जो रिसेसिव पेरेंट्स होता है उससे, टू ऑब्जर्व फिनोटाइप रेशियो ऑफ द ऑस्प्रिंग, और जो संतानें होती हैं उसके फिनोटाइप का अध्ययन करते हैं। वही कह रहा है टेस्ट क्रॉप में संततियों के लक्षण यानी फिनोटाइप अनुपात को देखने के लिए जीव के संकरण समयुग्मजी, हम समझ लो होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं, जैसे कि स्मॉल आर आर या स्मॉल टी टी, इस तरह उससे कराते हैं। तो बिल्कुल सही है, यही टेस्ट क्रॉस का तरीका होता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन क्या करेंगे? बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई जानकारी चाहते हैं आज ही जुड़े। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है मैच लिस्ट फर्स्ट, और जिसमें डिसऑर्डर दिए हैं, रोग दिए हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और उसके कैरियोटाइप लक्षण दिए हैं। हमें सही आंसर का चुनाव करना है। कहता है डाउन सिंड्रोम, उसने दिया क्या है? तो हमें दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम। तो हम आपको बता दें कि डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? ट्राइसोमी। और किस क्रोमोसोम की हो जाती है? 21st क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है। 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, यानी ये ऑटोसोम में होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर की बात करें तो ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम में होता है एक्स, और एक जो क्रोमोसोम होता है वो लैप्स हो जाता है, यानी यहां सिर्फ हमारे पास कितने बोलेंगे? 45 क्रोमोसोम बचते हैं। ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं।
इसमें क्रोमोसोम इस तरह बढ़ जाते हैं, यानी इसमें 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम में होता है। और पटाउ सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो पटाउ सिंड्रोम जो होता है वो इसमें ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी हो जाती है किसमें? 13 नंबर क्रोमोसोम में, 13वें नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 46 की जगह यहां भी 47 क्रोमोसोम, यहां भी 47 हो जाते हैं। ठीक है, ये ऑटोसोम, ये ऑटोसोम में, ये ऑटोसोम में, ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम। देख लीजिए, कहता है 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाई, ऑटोसोम एक्स एक्स वाई ट्राइसोमी 21, तो ये आएगा, इससे मैच करा दो पटाउ से, डाउन से। ठीक है, और ये वाला मैच करा दो पटाउ से, 13वां क्रोमोसोम है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है? ये यक्स यक्स वाई, तो यक्स एक्स वाई आएगा क्लाइनफेल्टर में, अभी हमने लिखा है एक्स एक्स वाई। और ये वाला, और ये वाला आएगा, इसमें एक्स जीरो है, एक कम हो गया, तो ये आएगा टर्नर सिंड्रोम में। तो चलो यहां लिख लेते हैं पी क्यू आर एस। तो पी में कौन आ रहा है? पी में आ रहा है 2 नंबर। ठीक है, अच्छा क्यू में कौन आ रहा है? टर्नर में, टर्नर में आ रहा है 4 नंबर क्यू में। आर में कौन आ रहा है? क्लाइन फिल्टर एक्स एक्स वाई, पहला आ रहा है। ठीक है, यस में कौन आ रहा है? पटाऊ में, पटाऊ में आ रहा है तीसरा नंबर। तो आ गया 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो देख लेते हैं, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हम सही करेंगे बी को। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो यहां अब देखिएगा, हम यहां उसने क्वेश्चन जो डिजाइन किया है, कंफ्यूजन कहां आपको परेशान कर रहा है? आपको डाउन सिंड्रोम भी मालूम हो, टर्नर सिंड्रोम भी मालूम हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी मालूम हो, पटाऊ, जब ये चारों सिंड्रोम मालूम होंगे तब इसका आंसर कर पाएंगे। अच्छा, एक और समस्या है। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि एक क्वेश्चन को अगर पकड़ लो, जैसे अगर ये क्लीन फिल्टर मालूम है तो ये उसको पकड़ लो, तो अब उन्होंने क्वेश्चन में एक और समस्या कर दिया है कि जो सरल वाला ऑप्शन होगा, जैसे इसमें देखिए, इसमें भी पी में 2 2 2 दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में यस में 3 3 दिया हुआ है। हाँ, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि अब आपको 3 आ रहे हो तो एक में तुक्का लगा सकते हैं, मगर अगर 2 आ रहे हैं तो कभी कभी तो सही हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस किया है। मतलब कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि यदि आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं है तो बेटा सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, आप हाथ पैर मारते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है, गिव बिलो द टू स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया है, और एक वही दिया, एसर्टेशन दिया है, दूसरा रीजन दिया है। चलो देख लेते हैं। हमारा अभिकथन कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टर के रूप में पढ़ाया गया है। और इससे क्या होता है? क्राउन गाल डिजीज होती है, इससे एक रोग होता है, उस रोग को बोलते हैं क्राउन गाल डिजीज। एग्जाम में पूछ देता है, क्राउन गाल डिजीज किसके कारण होती है? तो वो होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के कारण। वाइडली यूज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन डाइकॉट प्लांट, इसे प्राकृतिक रूप से एक इंजीनियर के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर उसका उसने रीजन दिया है, कहता इट हैज टीआई प्लाज्म, बिल्कुल इसमें टीआई प्लाज्मिक होता है जिससे ये क्राउन गाल होता है, दैट नेचुरली इंटीग्रेट द सेगमेंट ऑफ इट्स डीएनए, जिसे टीडीएनए, इनटू द होस्ट प्लांट जीनोम। इसमें टीआई प्लाज्मिड होता है जो प्राकृतिक रूप से अपने डीएनए यानी टीडीएनए के एक खंड को परपोषी पौधों के जीनोम से जोड़ देता है। तो बिल्कुल सही है, इसी कारण इसे हम वेक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे हम नेचुरल इंजीनियर के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेचुरल इंजीनियर किसे कहते हैं? तो नेचुरल जो इंजीनियर कहते हैं वो इसी को कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को। तो इसमें क्या है? बोथ, ए आर इज टू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहां दिया है ये बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी टूल्स दिए हैं, कुछ जैव प्रौद्योगिकी में यूज होने वाले खास टूल्स दिए हुए हैं, और उसके अलावा उसने उनके उपयोग हमें मैच कराना है। तो इको आर फर्स्ट, ये इंडो न्यूक्लियस इंजाइम है, इंडो न्यूक्लियस इंजाइम। ठीक है, जो कि डीएनए को कट करता है। PBR332, ये एक प्लाज्मिड है, यहीं से मैच करा देंगे। टैग पॉलीमरेज पीसीआर में यूज होता है, किसमें होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज होता है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो जीन है, ये मार्कर जीन कार्य करता है।
मार्कर जीन की तरह कार्य करता है। ठीक है, चल अब यहां मैच करा लेते हैं। यहां सिलेक्टेबल मार्कर कौन है, अभी हमने बताया। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन है, इको आर फर्स्ट है। प्लाज्मिक वेक्टर कौन है, PBR2 है। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन में कौन काम करता है, टैग पॉलीमरेज करता है। यहां कर लेते हैं PQRS, चलो मैच करा लेते हैं। पी में कौन सही है, तो पी में सही है 2। अच्छा, इसमें कौन सही है, तो प्लाज्मिक वेक्टर 3। आर में कौन सही है, टैग पॉलीमरेज 4। यस में कौन सही है, मार्कर जीन। यस में कौन सही है, मार्कर जीन। तो यस में कहा है मार्कर जीन, सिलेक्टेबल मार्कर जीन, तो फर्स्ट ये कंडीशन है। ठीक है, तो हमारा क्या सही है, 2 3 4 1, 23 41। चलो देख लेते हैं, 2 3 4 1 यही पकड़ में आ गया। 2 3 4 1 यानी आर पी में 2, क्यू में 3, आर में 4, यस में 1। हमने सही कर दिया ये वाला। ठीक है, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देखिएगा, अभी तो ये एग्जाम होने ही वाला है, और हमने इस में जो थ्योरी क्लासेस है हमारा, चाहे विजेता बैच आप ले लीजिए, चाहे लक्ष्य बैच ले लीजिए, आप देखेंगे हमारे ऐप को एक बार डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। हमारा चाहे विजेता हो, लक्ष्य हो, हमने कंप्लीट थ्योरी क्लास आपको उपलब्ध कराई है। हमने आपको सारी, इसमें क्या है, इसमें सारी के सारी थ्योरी क्लास हैं, सारी की सारी एमसीक्यू क्लास हैं, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर की क्लास हैं, सारे के सारे मिक्स्ड एमसीक्यू क्लास हैं। 1,500 पीडीएफ की लाइब्रेरी अवेलेबल, ये सब आपको केवल 1199 में अवेलेबल है। अभी अभी जैसे ही एग्जाम होंगे, नई वैकेंसी की शुरुआत होगी, तो ये सारे बैच के जो प्राइस हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो आज ही जुड़े। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, एलटी की कर रहे हैं, जीआईसी की कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो आपका झारखंड का एग्जामिनेशन हो, टीचिंग एग्जामिनेशन, किसी भी स्टेट का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, हमने कॉम्बो बैच पढ़ा है। और हमारा जो प्रैक्टिस बैच है अभी 599 का है, तो आप इसको जरूर ले लीजिएगा। इसमें 97 प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन दिए हैं, और 10 प्रैक्टिस सेट हमने इस फॉर्मेट में दिया है। जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट के ही क्वेश्चन है। तो ये 10 प्रैक्टिस सेट इस तरह के हमने दिए, 97 वो दिए, मतलब कुल मिलाकर हमने 105 प्रैक्टिस सेट केवल 599 में दिए। आज ही जुड़े, क्योंकि इसके बाद जीआईसी का एग्जाम लगा है, और उसके बाद आपको मैं आगाह कर दूं कि जैसे ही टेट का एग्जाम होगा, जुलाई में है ना टेट का एग्जाम, जैसे ही टेट का एग्जाम होगा, आयोग जैसे ही फ्री होगा, टीजीटी पीजीटी की बड़ी वैकेंसी आपके सामने होगी, और आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। वो 6 से 7 महीने बाद करा लेंगे, क्योंकि आयोग गठित हो चुका है, और आयोग अब तेजी के साथ कार्य कर रहा है। तो भविष्य वाला जो टीजीटी पीजीटी होगा उसमें टाइम नहीं मिलेगा, तो इधर एग्जाम दीजिए और तैयारी ब्रेक मत करिएगा, लगे रहिएगा। बड़ी वैकेंसी आएगी, यहां चूके तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप आराम करने लगे, समझ रहे हैं, वो जैसे नहीं होता कछुए और खरगोश की दौड़ होती है, तो खरगोश थोड़ा दौड़ा और आराम से पेड़ की छाया के नीचे लेट गया कि यार हम तो बहुत दूर निकल आए हैं, और कहाँ कछुआ आ पाएगा। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और सक्सेस हो गया। वही हाल है, आप अगर पढ़ाई को ब्रेक कर देंगे, एग्जाम हुआ और सब किताबें रख दी, तो फिर आपको जब भी वैकेंसी आएगी तो एक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी क्या है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है और डेली पढ़ना है, ऑटोमेटिक होता रहेगा। आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। कहता है ड्यूरिंग एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में होता है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू दियर साइज। बिल्कुल, जो छोटे छोटे होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, छोटे वाले पहले एकत्रित हो जाते हैं। तो वो कह रहा है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईली एक्यूरेट रिगार्डिंग टू द प्रोसेस। एनालिटिकल क्वेश्चन है, और ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। एनालिटिकल है, और किसका क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का है। कहता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप देखते हैं प्लेट होती है, उसमें एनोड और कैथोड लगा रहता है। क्योंकि जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, डीएनए जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, तो ये हरदम कहां भगेगा, एनोड की ओर, यानी प्लस की ओर भगेगा। इसको ध्यान में रखना। और ये क्या करता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो होते हैं वो जल्दी आ जाएंगे,
और जो बड़े होते हैं वो इस तरह से बैंड बनकर तैयार हो जाते हैं। तो कहता है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? द मूव्स टूवर्ड द एनोड बिकॉज द पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए एनोड की ओर बढ़ता है क्योंकि वो धनावेशित होता है, तो ये तो गलत है। द स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट मूव द फर्दरेस्ट टूवर्ड टू द एनोड। बिल्कुल, जो छोटे छोटे डीएनए कण है वो एनोड की ओर चलते हैं, चूंकि डीएनए नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव की ओर भागता है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। डीएनए मूव टूवर्ड द कैथोड, कैथोड की तरफ चलते हैं, तो खत्म करो उसको। चलो इसको देखो, द लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट मूव द फास्टेस्ट। जो बड़े खंड होते हैं वो जल्दी मूव करते हैं, तो ये तो गलत है। पहले छोटे करते हैं फिर उसके बाद मूव, मतलब वही क्रम से। मतलब जैसे आप देखे होंगे प्रेयर में छोटे बच्चे पहले खड़े किए जाते हैं फिर बड़े, ये तरीका होता है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गिव द बिलो द स्टेटमेंट। वही है कि उसने अभिकथन दिया है और कारण दिया है और हमें क्वेश्चन को करना है। चलो देख लेते हैं। एसर्टेशन अभिकथन क्या कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर्ड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। बिल्कुल, दो सेल ऑर्गेनल्स सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। चूंकि इनका अपना डीएनए होता है, क्या होता है? इनका अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। तो रीजन क्या कर रहा है? द पजेस दियर आउन सर्कुलर डीएनए। बिल्कुल, इनमें दोनों में, और इनमें 70 ऐसा राइबोसोम भी पाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। एंड कैन सिंथेसाइज सम दियर आउन प्रोटीन। चूंकि इनका अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, तो अपनी मनपसंद की प्रोटीन बना लेते हैं, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। मतलब कोशिका पर कुछ निर्भरता रहती, बाकी ये काम स्वयं अपने कर लेते हैं। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स कौन है, तो आपको टिक लगाना रहता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आपसे अगर पूछ देगा कि इनको सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहते हैं या स्वायत्त अर्ध स्वायत्त अंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए है और खुद का मतलब राइबोसोम है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों सही है। बोथ ए आर इज द ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक वर्णांत कलर ब्लाइंड पुरुष, ठीक दे, एक कलर ब्लाइंड मैन मैरी वुमेन द नॉर्मल विजन whose father was color blind, that is the probability their son being the color blind। एक वर्णांत पुरुष है, चलो हम ये ले लेते हैं, वर्णांत पुरुष है इसमें, ठीक है, यक्स पे ही पाया जाता है। सामान दृष्टि वाली महिला, महिला इसकी क्या है? सामान दृष्टि वाली है, विवाह करता है। उस महिला के जो पिता हैं वो वर्णांध है, ध्यान में रखना, महिला के पिता वर्णांध हैं। कैसे हैं? वर्णांध। अब देखो उसकी माँ, मतलब पहले तो हम पेरेंट्स वाले को पता करें, ये मतलब माँ है और ये उसका पिता है वर्णांध। इनका जब क्रॉस कराएंगे तो यक्स 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 सॉरी, तो ये आएगी कैरियर। ये कैसी आएगी? कैरियर आएगी, ठीक है। इसकी क्रॉस जब इससे कराएंगे तो ये भी क्या आएगा? मतलब जो दोनों लड़कियां होंगी वो कैरियर होंगी, क्या होंगी? कैरियर होंगी दोनों लड़कियां। और दोनों जो लड़के होंगे इसके, सॉरी एक्स वाई, और एक्स वाई दोनों लड़के नॉर्मल होंगे। तो अब उसने यहां क्वेश्चन फंसाया, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है एक वर्णांध पुरुष है, ठीक है, ये वर्णांध पुरुष है। अब उसकी शादी एक ऐसी लड़की से होती है जिसका पिता वर्णांध था। मतलब उसने डायरेक्ट नहीं दिया कि लड़की कैरियर है, उसने ये कहा कि आप पहले लड़की का पता करो क्या है, कैरियर है कि वर्णांध है। ठीक है, तो अब हमने तो पता कर लिया कि लड़की कैरियर है, तो अब हमने लड़की कैरियर कर ली। अब क्रॉस करा दो, तो ये आया, ये आया, तो ये कैसी है? कैसी है? कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है। अच्छा ठीक है, इसको इससे कराया तो ये कैसा है? ये कैरियर है। लड़की कैसी है? ये दूसरी वाली कैरियर है, ठीक है। ये इससे कराया तो लड़का कैसा है? वर्णांध है, और एक लड़का नॉर्मल है। ये लड़का जो है बॉय है, नॉर्मल है। ये जो बॉय है वो कलर ब्लाइंडनेस है, कैरियर। यानी कुल मिलाकर अब देखते हैं क्या कह रहा है। उनके पुत्र के वर्णांध होने की क्या प्रकृति है? तो देखिएगा दो लड़के हुए, एक लड़का ये हुआ जो कलर ब्लाइंडनेस है और एक नॉर्मल है, तो 50% संभावना है कि उनका लड़का वर्णांध होगा, 50% नॉर्मल होगा। क्वेश्चन समझा? वो लग बहुत सीधा रहा था मगर क्वेश्चन फंसाने वाला था, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे, और हमसे कह रहा है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, और वही असर्टेशन है और रीजन दिया है। एसरसेशन है और रीजन है। अब कहता है इसने क्या दिया हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन, बिल्कुल जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन होती है, जो बैसिलस thuringiensis का यूज करते हैं जीन्स, क्राई इज रेजिस्टेंट टू स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट लाइक द बाल, बिल्कुल उनके प्रति ये रेजिस्टेंस होती है, उसमें बालवर्म डेवलप नहीं होते हैं। द क्राइजीन कहता है इसमें क्राइजीन जो होती है प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोटीन, बिल्कुल सही है, ये टॉक्सिक प्रोटीन निकालती, गेट्स एक्टिवेटेड इन द हाईली एसिडिक पीएच, ये हाई एसिडिक पीएच में एक्टिवेट होती है इन द से, ये गलत है, ये एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होती है, मीडियम में एक्टिवेटेड होती है, ध्यान रखना एक्टिवेटेड होती है, यहां उसने दिया अम्ली में, तो पूरा सेंटेंस सही, तो ए तो सही है, देखो ए तो उसने सही कहा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि क्राइजीन विषैला प्रोटीन उत्पन्न करती, बिल्कुल सही है, और ये कीट के आंत में एल्कलाइन क्षारी माध्यम में सक्रिय होती है, ना कि अम्ली में, तो ये अम्ली दिया है, इसलिए ये जो कारण दिया है वो गलत होगा। ठीक है, तो हम क्या सही करेंगे, तो हम सही करेंगे सी नंबर को, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 12। 12 नंबर कहता है मैच लिस्ट फर्स्ट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया है, लिस्ट सेकेंड में साइंटिस्ट दिया है, और हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। फ्लूइड मॉजिक मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन, ये साइटोलॉजी क्वेश्चन है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था। सेल थ्योरी किसने दी थी, वो स्लाइडन और स्वान ने दी थी, किसने दी थी, स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। राइबोसोम किसने डिस्कवर किया था, तो राइबोसोम डिस्कवर करने का श्रेय जाता है पाइलाडे को, पाइलाडे को। चलो देख लेते हैं। फ्लूइड मॉजिक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था, सेल थ्योरी स्लाइडन और स्वान ने, पाइलाडे ने क्या दिया था, राइबोसोम। तो ऑप्शन आएगा पी क्यू आर एस, तो पी में क्या सही है, फ्लूइड मॉजिक मॉडल 3 नंबर पे दिया सिंगर निकोलसन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जेडी रॉबर्टसन ने दिया था, तो किस पे, 4 पे। आर पे क्या है, सेल थ्योरी किसने दिया, स्लाइडन और स्वान ने, तो 1 नंबर। और राइबोसोम डिस्कवर, सेल थ्योरी किसने दिया था, पी क्यू आर, आर में क्या आएगा, आर में आएगा सेल थ्योरी किसने दिया था, तो 1, अच्छा, और यस पे क्या आएगा, राइबोसोम किसने डिस्कवर किया था, तो 2, पहला 3 4 1 2, ये 3 मिला, 3 4 1 2, यही वाला सही, इसमें देख लो 3 1, ये वाला गलत है, 3 4 1 2, ठीक है, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 13 पर, कहता गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवर टू द एसरसेशन एंड अदर इज द रीजन। चलो देख लेते हैं यहां क्या दिया है, कहता है जेनेटिक लिंकेज reduce the frequency of crossing over and the independent assortment। अभिकथन ए, आनुवांशिक संलग्नता यानी जेनेटिक लिंकेज क्रॉसिंग ओवर और स्वतंत्र अव्यूहन यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अवरोध को कम करता है, बिल्कुल। लिंकेज क्या होता है कि जब जीन्स इतने नजदीक नजदीक होते हैं कि अगर एक जीन्स नई पीढ़ी जा रहा है तो दूसरा भी वहां पहुंच जाता है, इसे बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं, लिंकेज, इतने जीन्स नजदीक नजदीक होते हैं कि एक के साथ दूसरा पहुंच जाता है, इसे बोलते हैं लिंकेज, ठीक है। अच्छा, कहता कारण क्या है, एक गुण सूत्र पर एक दूसरे से बहुत करीब स्थित होने के साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो बिल्कुल सही है, यानी ए आर इज टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए बिल्कुल सही है, जो उसने कहा है बिल्कुल सही कहा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 नंबर हमसे क्या कह रहा है, कहता है इन द प्रोसेस, कह रहा है इन द in the process of isolation of genetic material DNA, what is the specific role of adding chilled ethanol?
कहता है कि जो जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन किया जाता है उसमें जो चिल्ड बिल्कुल ठंडा इथेनॉल डाला जाता है, उसका कार्य क्या होता है? कहता है टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन दियर साइज। वो डीएनए फ्रेगमेंट को उनके साइज के आधार पर अलग करता है। टू ब्रेक डाउन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली को तोड़ता है। टू द प्रेसिपिटेट आउट द प्यूरिफाइड डीएनए, ये प्यूरिफाइड डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है। या टू डाइजेस्ट आरएनए प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिक्सचर, तो ऑप्शन सी सही है, टू प्रेसिपिटेट आउट द प्यूरिफाइड डीएनए, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 15। अवकथन और रीजन दिया है। अवकथन हमसे क्या कह रहा है? चलो, अवकथन कह रहा है मियोसिस इज स्ट्रिक्टली टर्म्ड ए रिडक्शनल डिवीजन। कहता है मियोसिस फर्स्ट को हम एक शब्द देखते हैं न्यूनकारी विभाजन, या कहता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को कड़ाई से न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट ही ऐसा है कि इसी अवस्था में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। मियोसिस जो सेकेंड है बिल्कुल माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन की तरह होता है, वो ये कह रहा है। फिर वो कह रहा है कारण क्या है, ये ऐसा क्यों? ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट reducing the chromosome number to half in the daughter cell। कहता है चूंकि एनाफेज फर्स्ट में ही जो क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है डाटर सेल में। तो बिल्कुल सही है, बोथ ए आर टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट, कहता है जेनेटिक फिनोमिना दिया हुआ है और यहाँ लिस्ट सेकेंड में एग्जाम्पल दिए हुए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। आनुवांशिक घटनाएं दिया है और हमें उदाहरण जो दिए हुए हैं उनको मिलान करना है। चलो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ दिया है प्लियोट्रॉफी, प्लियोट्रॉपी बहुप्रभाविता, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये जेनेटिक का क्वेश्चन है, मल्टीपल एलिल्स दिया है और कोडोमिनेंस दिया हुआ है। हमें इनको क्या कराना है? तो इनको प्रायः हमें मैच कराना है। प्लियोट्रॉपिक में जो आता है वो आता है फेनिल कीटोन्यूरिया आता है। ठीक है, फेनिल कीटोन्यूरिया आता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ह्यूमन स्किन कलर आता है, ह्यूमन स्किन कलर आता है। मल्टीपल एलील्स में कौन आता है? तो मल्टीपल्स जो एलील्स है वो एबीओ ब्लड ग्रुप आता है। ठीक है, कोडोमिनेंस में ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ इन ह्यूमंस आता है। ये ऑप्शन है। तो पी, क्यू, आर और एस। पी में क्या आ रहा है? पी में आ रहा है 4। और क्यू में कौन आ रहा है? क्यू में आ रहा है 3। और आर में कौन आ रहा है? आर में आ रहा है 2। और यस में कौन आ रहा है? यस में आ रहा है 1। 4 3 2 1। देख लेते हैं। 4 3 2 1। नहीं, कहीं गड़बड़ हम लोग कर गए, फिर से देख लो। गड़बड़ हुआ, ऑप्शन ही नहीं दिया है। प्लियोट्रॉपिक में आ रहा है फेनिल क्यूटोन्यूरिया आ रहा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ह्यूमन स्किन कलर आ रहा है। ह्यूमन स्किन कलर, नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसे कर लो, रुको, इसको इरेज कर लो, फिर से कर लेते हैं हम लोग, नहीं गड़बड़ करेगा। पॉलीट्रेपिक में आ रहा है फेनिल क्यूटोन्यूरिया, इसको भी इरेज करो, लिखते चलो, कभी कभी लाइन मिलाने में गड़बड़ हो जाता है। तो ए में आ गया 4। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या आ रहा है? तो आ रहा है ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर आ रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, तो 2। मल्टीपल एलिल्स में कौन आ रहा है? एबीओ ब्लड ग्रुप आ रहा है, एबीओ ब्लड ग्रुप आर में आ रहा है 3। और कोडोमिनेंस में कौन आ रहा है? एबीओ ब्लड ग्रुप यानी 1। 4 2 3 1। अब देख लेते हैं, ऑप्शन है 4 2 4 2 3 1। एक 3 आ रहा है। आर में क्या दिया? मल्टीपल एलिल्स। मल्टीपल एलिल्स जो हैं वो एबीए ब्लड ग्रुप को करते हैं, मल्टीपल एलिल्स एबीए ब्लड ग्रुप को, एबीओ। इसको कर लो 1 और इसको कर लो 3। 4 2 1 3।
4 तो 18 ही, ये 4 वाला सही। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज, मल्टीपल एलील्स और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देके उसने एबीओ भी दिया, एबी ब्लड ग्रुप दिया है, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 नंबर हमसे क्या कह रहा है, अभिकथन दिया है और उसका रीजन दिया है। कहता है आरएनए इनहेरिटेंस यानी आरएनएआई is a technique successfully used to develop the निमेटोड रेजिस्टेंस टोबैको प्लांट। बिल्कुल, जो आरएनए इंटरफेरॉन्स है, इस तकनीक का प्रयोग हम जो पौधे तैयार करने में जो निमेटोड रेजिस्टेंस यानी जो कीड़े लग जाते हैं, निमेटोड्स लग जाते हैं, रेंगने वाले कीड़े पौधे में, तंबाकू में, उसको रेजिस्टेंस पौधे को तैयार करते हैं। कहता है आरएनएआई इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द पैरासाइट बाय द कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंड मॉलिक्यूल्स। कहता है आरएनएआई जो होता है यानी वही आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है, इन्वॉल्व साइलेंसिंग टू स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द पैरासाइट बाय द कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंड आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनएआई पूरक डबल स्टैंड आरएनए अणु द्वारा परजीवी के एक विशिष्ट एमआरएनए को निष्क्रिय कर देता है। उसका ये कहना है कि ये क्या कर देता है, इसको निष्क्रिय कर देता है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर आर आरएनएआई एक ये बोथ ए आर इज टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों सही है, अब कथन सही है और उसका कारण भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, 18 नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है एट द विच एग्जैक्ट स्टेज द प्रोफेस फर्स्ट की बात कर रहा है, डज द क्यूरिसियल इवेंट इन द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उसमें आदान प्रदान होता है जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो उसका कहना किस स्टेज में होता है, तो ये तो बिल्कुल क्वेश्चन सही है कि पैकेटिन स्टेज में यह प्रॉपर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। 19 नंबर हमसे कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द एसर्टेशन, मतलब वही आपको वही बार बार कह रहा है, ये अब कथन दिया और कारण आपको पता लगाना है। चलो हम लोग चलते हैं सीधे। इन डबल स्टैंड डीएनए मॉलिक्यूल, जो डबल स्टैंड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, टू प्रपोर्शन ऑफ एडनीन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन। डबल स्टैंड आरएनए में थाइमिन और एडनीन बराबर होंगे, तो वो बिल्कुल सिंपल है कि एडनीन थाइमिन बराबर होंगे, चूंकि एडनीन थाइमिन के साथ ही बॉन्डिंग करता है डीएनए में। रीजन कह रहा है दिस फॉलो द चारगाफ रूल विच अप्लाइज इक्वली टू डबल स्टैंड डीएनए एंड सिंगल स्टैंड आरएनए। तो ध्यान में रखना, चारगाफ जो नियम है वो केवल डीएनए के लिए दिया गया, डबल स्टैंड आरएनए के लिए नहीं दिया गया, तो रीजन बिल्कुल गलत है। तो ए तो सही है और आर सही नहीं है, तो देख लेते हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या है, ए तो सही है लेकिन आर जो है वो प्राय फॉल्स है। ध्यान में रखना क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे कि ए तो सही है, अब उसने यहां चार गाप में आरएनए को घुसेड़ दिया है, जबकि आरएनए यहां ऐसा नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मैच लिस्ट फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी टर्म्स है, विच लिस्ट सेकेंड डिस्क्रिप्शन दिया है एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको बायोटेक्नोलॉजी के टर्म दिए हैं, उनका वर्णन दिया है और उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। बायोपाइरेसी दिया हुआ है, बायो पेटेंट दिया हुआ है, गोल्डन राइस दिया, ये विटामिन ए रिच होता है। रोजी जो है ये पहली जेनेटिक था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कहाँ है, रोजी। तो देख लेते हैं PQRS, तो यस में आएगा फर्स्ट। ठीक है, विटामिन ए रिच तो आर में आएगा दो, आर में दो। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रांट टू द बायोलॉजिकल जैव संस्थाओं के लिए प्रदान किया बौद्धिक संपदा अधिकार, वो बोलते हैं बायो पेटेंट। तो क्यू में आएगा 3। ठीक है, और 4 इलीगल एक्सप्लोएशन द बायो रिसोर्सेज विदाउट अर्थराइजेशन, प्राधिकरण के बिना जैव संसाधनों का, मतलब कोई दवा है किसी कंपनी की, हमने चोरी कर लिया उसका फार्मूला और हम बनाने लगे, ये कहलाता है क्या, बायोपायरेसी। क्या कहलाता है, बायोपायरेसी।
और बायो पेटेंट का मतलब क्या हुआ कि मतलब आपने कुछ खोज की, उसको पेटेंट करा लिया कि उसको दूसरा कोई यूज ना कर पाए। ठीक है, तो अब क्या हो गया? अच्छा, इसमें क्या है? हाँ हाँ हाँ, 4 नंबर इसमें आएगा, 4 4 3 2 1, देखो दिया हुआ 4 3 2 1 सही है। ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। तो हमारा 20 नंबर का क्या सही होगा? 20 नंबर का होगा डी सही होगा। यहां वही है, अब कथन दिया है और कारण दिया है, तो चलो यहां से पढ़ते हैं। कहता है, अब कथन कह रहा है टीलोमियर्स progressively shorten with the each consecutive cell division in human somatic cell। मानव कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल्स में प्रत्येक लगातार कोशिका विभाजन के साथ टीलोमियर उत्तरोत्तर छोटे होते जाते हैं। बिल्कुल, जितनी बार विभाजन होता है धीरे धीरे टीलोमियर जो होता है वो छोटा हो जाता है। कहता है रीजन क्या है ऐसा है? सोमैटिक सेल लैक द एक्टिव टीलोमेरेज एंजाइम। कहता है जो सोमैटिक सेल होती है उसमें एक्टिव टेलोमेरेज जो एंजाइम होता है वो नहीं पाया जाता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग टेलोमेरिक डीएनए, जो कि टेलोमेरिक डीएनए बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। हमें अभिकथन उसने दिया है और रीजन भी दिया हुआ। अब कथन में उसने कहा है कि जैसे जैसे कोशिका विभाजित होती है टेलोमियर का जो साइज होता है छोटा होता है। उसने रीजन बताया कि ऐसी कोशिकाओं में टेलोमेरेज एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए ऐसा होता है। तो अब हम इसका सही आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। ए एंड आर इज टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इफ प्लांट हैज जीनोटाइप, एक जीनोटाइप दिया है ए बी, बी और सी। द थ्री इंडिपेंडेंटली assorting जीन, हाउ मेनी जेनेटिकली डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ गैमीट कैन बी प्रोड्यूस, कितने प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ये उसने दिया है। तो यहाँ फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो यहाँ n कितना दिया है? जो कैपिटल्स वाले 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 2 के पावर 3। तो 2 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ऑप्शन आएगा सी। कौन आएगा? सी। ऑप्शन क्या सही करेंगे? सी को हम सही करेंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फिर वही दिया हुआ है, हमें एक स्टेटमेंट दिया है और रिसर्टेशन और हमें उसका अभिकथन और कारण दिया। कहता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर पॉपुलरली पॉपुलरली नोन मॉलिक्यूलर साइजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में इसको हम आणविक कैंची के नाम से जानते हैं। सिंपल सा डीएनए को काटता है। रीजन दिया दे सिंथेसाइज एंड ऐड द न्यूक्लियोटाइड। कहता है यह डीएनए का सिंथेसाइज करता है और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। तो ये तो गलत है। सिंथेसाइज जो है वो डीएनए पॉलीमरेज वगैरह करता है, न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम करता है। एट स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज सीक्वेंस द डीएनए डुप्लेक्स। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ए तो सही है मगर आर गलत है। तो चलो देख लेते हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी को सही करेंगे। किसको सही करेंगे? ऑप्शन सी को सही करेंगे। अब तो आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है मैच द स्टेज, सेल साइकिल में उसकी स्टेज दी है और सेकेंड में जो दिया हुआ है, तो यहां उसने क्या दिया है? दिया है आप जीवन फेज दिया है, यस फेज, G2 और एम। आपको हम छोटा करे दे रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन पूरा देख पाए। छोटा कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ये स्टेज है और ये यहाँ जीवन फेज दिया है और यहाँ एस फेज, G2 और एम फेज। यहाँ दिया डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए की प्रकृति और एक इक्वेशनल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर म्यूटेसिस और कंटिन्यूअस ग्रोथ विदाउट डीएनए रिस्ट्रिक्शन। ये ऑप्शन इसमें हमें प्रॉपर उपलब्ध कराए हैं। इसमें कौन सा ए सही होगा, बी सही होगा, आप इनको मैच कराइएगा और हमें आंसर करिएगा कि 24 में कौन सही होगा। इसी तरह 25 में उसने हमें अभिकथन दिया हुआ है कि जेनेटिक म्यूटेशन आज ऑलवेज लीथल। उसने कहा जेनेटिक म्यूटेशन हरदम घातक होता है और हार्मफुल होता है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। आनुवांशिक उत्परिवर्तन जीव के जीवित रहने के लिए हमेशा घातक या हानिकारक होता है। उसका रीजन दिया है, कहता है कि म्यूटेशन परमानेंटली
alter the DNA sequence which can lead to the formation of defective proteins। कहता है उत्परिवर्तन स्थायी रूप से डीएनए अनुक्रम में बदल देते हैं जिससे दोषपूर्ण प्रोटीन का निर्माण हो सकता है। ये दिया हुआ, इसमें ए सही है, बी सही है कि सी सही है, डी। हमें 24 और ये 25 नंबर और 24 नंबर का आंसर जरूर करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऑथेंटिक, और मैं पैनिक नहीं फैलाता, मतलब पैनिक सिटी नहीं फैलाता, और क्वेश्चन का लेवल भी मेंटेन करके मैं पूरी कोशिश करता हूं चलूं। क्योंकि मैं लंबे समय तक आपकी ही तरह इस सेंटर से उस सेंटर कई सारी रातें रेलवे प्लेटफॉर्म पे हमने भी गुजारी है, और लंबा कहीं मेरठ पेपर देने जा रहे हैं, कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ, कहीं आगरा देने जा रहे हैं, कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ तो गए, इलाहाबाद गए, लखनऊ गए, लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद, आपका मेरठ में भी एक बार पड़ा था सेंटर। तो ऐसे मतलब पता लगा कि पूरी पूरी रात अब होटल नहीं मिल रहे हैं, तो पता लगा प्लेटफॉर्म पे ही सोए। बहुत लंबा संघर्ष रहा, आपकी तरह तैयारी करते रहे, मगर जब चीजें मिली तो फिर संभाल नहीं पाए। नौकरी एक ही करना, 5 नौकरियां मिली और एक ही नौकरी ज्वाइन करी। ठीक है, तो ऐसा होता है। काश ऐसा होता हमसे, हमारी पत्नी भी ये कह रही थी कि काश ऐसा होता कि आप हमें नौकरी दे पाते। तो हमने कहा बिल्कुल भाई, हम नौकरी एक पे कह रहे हैं, आपको भी ज्वाइन करा देते कि भाई हमारी जगह ये करेंगे, और एक नौकरी हम करते, हम खानदान के 5 लोगों की नौकरी लगवा देते। ठीक है, तो ये ऐसा संभव नहीं है। तो वही मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग होपलेस बिल्कुल ना हो। ऐसा नहीं है कि जो लोग सफल हुए हैं या जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो उनको ऐसे बढ़ाया और ऐसे मिल गए, नहीं। जितना आप संघर्ष कर रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं, आप पेपर देने जा रहे हैं, खाने का पता नहीं है, और कहीं कुछ ऐसे ऐसे सेंटर पड़ जाते हैं कि वहां पता लगा कुछ मिल ही नहीं रहा खाने के लिए। हाँ, अब पता लगा ना नहाने की जगह है, ना सोने की जगह है, पूरी पूरी रात आप इतनी ट्रेनें भरी जा रही हैं। हाँ, अटेंडेमली पता चल रहा है रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अब जैसे टीजीटी का है, पता लगा रिजर्वेशन ही नहीं मिल रहा है। आपने बताया हफ्ते भर पहले कहाँ से रिजर्वेशन मिल जाएगा। बसें पूरी खचाखच भरी हैं, होटल्स पता लगा वहां पूरे फुल है। तो वो जिंदगी आपने भी जिया और हम भी जिए हैं। और तो आप होपलेस ना हो। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, नहीं, जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वो लोग आपसे 1.5 गुना मेहनत करके ही पहुंचे हैं। तो आप लोग इस मेहनत से बिल्कुल मत घबराइए। इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि सर तो आराम से नौकरी मिल गई, और हाँ, तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी हम भी किए। रात रात भर प्लेटफॉर्म पे सोए हैं, समझ रहे हैं। पता लगा ना पानी की जुगाड़ है, ना कुछ नहीं है, पेपर दे के आ रहे हैं, ट्रेन पे लटक के आ रहे हैं, ट्रेन पूरी भरी है, पता लगा पूरा खड़े खड़े सफर भी हमने कई बार पूरा किया, 4 4 5 5 घंटे का सफर। तो ये है। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग एग्जाम दीजिए, वीडियो देखिए, और अगर कोई समस्या है तो आप कॉल मैसेज करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।